हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं संविधान की। तो संविधान में पांचवा भाग हम पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद। इन सब पे हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है, प्रधानमंत्री पे बात कर लिया है। अब बारी है आखिरी ऐसे व्यक्ति की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी में होता है। कौन एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी कार्यपालिका में ये व्यक्ति बहुत प्रमुख स्थान रखता है, जिसकी हम बात करने वाले हैं। और कई बार डायरेक्टली इनसे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे, जिनकी हम बात करने वाले हैं। नाम तो सुना ही होगा, महान्यायवादी। महान्यायवादी यानी इंग्लिश में इनको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है और ये एजी कहलाते हैं। और भैया एजी ऑफ इंडिया ऐसा व्यक्ति है, ये विधि पुरुष कहलाते हैं। भारत सरकार का वकील इनको कहा जाता है। भारत सरकार के कोई भी मामले हो, वकालत यही करने वाले हैं, उसकी वकील यही है उसके। तो पूरी डिटेल में हम जानकारी महान्यायवादी की करने वाले हैं। उससे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ को शेयर कर देना है ताकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी तैयारी आपकी एग्जाम्स की इसी चैनल पर हो जाए। किसकी? जनरल स्टडीज की। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। महान्यायवादी, सबसे पहला क्वेश्चन सीधा सीधा ये बनता है कि भैया महान्यायवादी किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, कहाँ है, कौन से आर्टिकल में मिलता है महान्यायवादी का पद? तो बहुत सिंपल सा पद है, आर्टिकल है 76। ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया हुआ है। किसके बारे में? महान्यायवादी। अब भैया ये न्यायवादी कैसा, मतलब क्या है इसका? न्याय करने वाला व्यक्ति है ये, है ना। ये जज नहीं है, याद रखना, है ना। न्यायाधीश नहीं है, न्यायवादी व्यक्ति है। तो प्रथम विधि पुरुष इसको ही कहा जाता है ना। भारत का विधि पुरुष, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का विधि पुरुष कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है। अनुच्छेद 76 में ऐसा बताया है कि महान्यायवादी क्या होगा भैया? भारतीय संघ का, किसका? भारतीय संघ का पहला विधि अधिकारी माना जाएगा। यानी सबसे बड़ा विधि अधिकारी पूरे भारतीय संघ का किसको बोला जाएगा? महान्यायवादी। ये घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहीं अलग नहीं है क्वेश्चन, सिंपल है। विधि पुरुष, विधि अधिकारी, सबसे बड़ा विधि अधिकारी, ये सब इन्हीं के लिए पूछे गए क्वेश्चन है महान्यायवादी से रिलेटेड। तो भैया महान्यायवादी, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो हमने वही बात कर लिया भैया, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कार्यपालिका की हमने बात करी थी। कार्यपालिका में हेड महोदय कौन है हमारे? प्रेसिडेंट साहब हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की हम बात करें तो प्रेसिडेंट महोदय को ही सलाह मशवरा के लिए मंत्रिपरिषद की जरूरत पड़ती है, उसका हेड प्रधानमंत्री होता है। प्रेसिडेंट महोदय की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही काम करता है ना। तो सरकार के देख रेख सारी चीजों के लिए अगर मान लीजिए कोई दिक्कत परेशानी आ गई तो कानूनी कार्रवाई के लिए वकील भी चाहिए। तो भैया ये वकील व्यक्ति हैं जिनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। याद रखिएगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं महान्यायवादी से रिलेटेड जो संविधान में कैसी, इनको निश्चित नहीं किया गया है, इनको वर्णित नहीं किया गया है। जैसे इनके कार्यकाल की बात करें, कितने साल तक ये रहेंगे महान्यायवादी, कितने सालों का इनका कार्यकाल होगा, ये कोई भी चीजें यहाँ पे वर्णित नहीं है डायरेक्टली। तो यहाँ पर जो शब्द आया है वो प्रसाद पर्यंत का शब्द आया है, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इनका पद रहेगा। जब तक राष्ट्रपति प्रसाद स्वरूप इनको उस पद पे रहने दे तब तक इनका पद चलता है। ठीक है, तो ये अपने आप में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। यानी कि इनको बीच में भी हटाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हटाया जा सकता है। कौन हटाएगा? जिन्होंने नियुक्त किया है वही हटाएंगे। क्या करेंगे, क्या क्या शक्तियां होंगी, इन सारी चीजों का डिस्कशन हम धीरे धीरे करने वाले हैं। चलिए, कैसे बनेंगे महान्यायवादी, कौन बन सकता है महान्यायवादी? तो भैया महान्यायवादी, चूंकि ये फील्ड जो है आपकी, ये न्याय से संबंधित है, याद रखिए। तो न्याय वाला व्यक्ति, जो न्याय फील्ड से संबंधित है, लॉ से संबंधित व्यक्ति है, वही क्या रहेगा? महान्यायवादी बन सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो अहर्ताएं चाहिए, वो सारी की सारी अहर्ताएं अगर किसी व्यक्ति में है तो उसको भारत का अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी बनाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल साफ सुथरे तौर पर यही लिखा है। सो महान्यायवादी बनने के लिए वही क्वालिफिकेशन, अहर्ताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बनने के लिए आपको चाहिए होती है क्वालिफिकेशन। मतलब क्या क्या कि भैया आपको या तो आपने हाई कोर्ट में वकालत करी हो, हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हो,
5 सालों तक कम से कम, या फिर 10 सालों तक वकालत का अनुभव रहा हो। ये जो प्रमुख प्रमुख आपकी क्वालिफिकेशन या राष्ट्रपति की नज़र में लगता है कि आप विधि के ज्ञाता है तो भी आपको बनाया जा सकता है ना। सो ये सारी की सारी यहाँ पर क्वालिफिकेशन किसके लिए है, ये महान्यायवादी के लिए क्वालिफिकेशन हो जाती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति महोदय यहाँ पे क्या करते हैं, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो भी व्यक्ति नियुक्त हो सकता है, ऐसे अर्ह व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। ऐसा ही लिखा है क्वालिफिकेशन में, ठीक है। तो भैया महान्यायवादी क्या करेंगे, अब क्या कर्तव्य होगा इनका, उसकी बात करें तो महान्यायवादी महोदय का काम क्या है, भारत सरकार के खिलाफ जो भी केस करता है, भारत सरकार के खिलाफ कोई भी केस कर सकता है भाई, केस करने का क्या है, अधिकार है ना आपको जस्टिस का, तो केस तो कोई भी कर सकता है, वैलिड रीजन होने चाहिए। अब केस कर दिया किसी ने भारत सरकार के खिलाफ, तो भारत सरकार का पक्ष कौन रखेगा, कौन रखेगा, भारत सरकार। देखो न्याय तो कौन करता है, न्यायाधीश ही करेगा, लेकिन पक्ष रखने के लिए वकील भी तो चाहिए। सो वकील कौन रहेगा भारत सरकार का, ये महोदय रहेंगे। चाहे केस किसी भी हाई कोर्ट में दर्ज हो, सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हो, या दुनिया में भारत सरकार के खिलाफ कहीं पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर भारत का यहाँ प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा, उनका पक्ष रखना पड़ेगा, तो ये अटॉर्नी जनरल महोदय आईसीजे में भी जाके भारत का पक्ष रखते हैं, ठीक है। सो भारत सरकार का ऑफिशियल वकील कौन है, अटॉर्नी जनरल ही होते हैं। अब कर्तव्यों में देखें तो यह भारत सरकार को क्या करेंगे, विधि से संबंधित जो भी कानून से संबंधित कोई विषय है उस पर सलाह देने का कार्य करेंगे, जी हाँ, और विधिक स्वरूप ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे जो भी उनसे राष्ट्रपति महोदय बोलते हैं कि भैया ये कानून से रिलेटेड ये काम आपको करने हैं, वो सारे कार्य इनको करने होते हैं। ये इनका कर्तव्य हो जाता है, किसका, महान्यायवादी महोदय का। राष्ट्रपति समय समय पर उनको निर्देशित करते रहते हैं, और इस संविधान अथवा तत्समय जो भी कोई भी विधि उस समय लागू कर रहे हो, चल रही हो, उसके अधीन जो भी अधिकार इनको दिए गए हैं, निर्वहन करने के कर्तव्य दिए गए हैं, वो इनको पालन करने हो जाते हैं। तो बाउंडेशन कोई ऐसी बहुत ज़्यादा है नहीं, लिमिटेशंस नहीं है ज़्यादा, जो बता दिया उतने कार्य आपको करने होते हैं। महान्यायवादी अपने कर्तव्यों के पालन में क्या करेंगे, भारत के राज्य क्षेत्र में, यानी पूरे के पूरे भारतीय टेरिटरी की अगर हम बात करें, तो पूरे भारतीय राज्य क्षेत्र में क्या है, हर न्यायालय में जा सकते हैं। भारतीय टेरिटरी के अंदर चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे 25 हाई कोर्ट हो, या जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सारे रिलेटेड, उन सब में कहीं भी जाने के अधिकारी होते हैं, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। इवन लोकसभा राज्यसभा की प्रोसीडिंग में भी ये महोदय जा सकते हैं, अगर कोई कानून से रिलेटेड विषय पे चर्चाएं हो रही हो तो वहां भी जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी चुनाव इत्यादि की प्रक्रिया में ये पार्टिसिपेट नहीं करते, ये जा जरूर सकते हैं, लेकिन इनकी वोटिंग वगैरह ये चीजें इनकी नहीं होती, ठीक है। सो वही चीज यहाँ लिखी है कि इनको हर न्यायालय में, भारतीय क्षेत्र की पूरी जितने भी राज्य क्षेत्र में जो भी न्यायालय है उसमें सुनवाई का इनको अधिकार होगा। साथ ही साथ यहाँ लिखा है दो चीजें जो कई बार पूछ लिए जाते हैं कि भारत के पहले महान्यायवादी, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो कौन थे, शीतल भट्ट साहब थे, MC शीतल भट्ट साहब। याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिलहाल आज की डेट की बात करें तो अभी कौन है हमारे वर्तमान में महान्यायवादी, ये R वेंकट रमण साहब का नाम तो सुना होगा, वो नहीं है, वो राष्ट्रपति महोदय थे। R वेंकट रमणी ये हमारे क्या है, महान्यायवादी है। फिलहाल अभी कुछ समय पहले ही ये पोस्टिंग आई है, इनकी चेंज हुए हैं। वर्तमान में 1 अक्टूबर 2022 को ये अटॉर्नी जनरल निर्धारित किए गए हैं भारत के, याद रखिएगा कौन, R वेंकट रमणी, ठीक है। ये बेसिक सी क्वेश्चन है। अब इनके कार्य और शक्तियों की बात करें, क्या क्या कार्य करते हैं, क्या क्या शक्तियां इनको दी हुई हैं, तो नियुक्ति और पदावधि की बात हमने कर ही ली थी कि भैया क्या है, महान्यायवादी की कोई निश्चित पदावधि नहीं बताई है संविधान में। कोई भी पदावधि नहीं है कि 2 साल को रहेंगे, 5 साल को रहेंगे, 7 साल को रहेंगे, कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे पदावधि का मतलब क्या है, राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार इनकी पोस्टिंग रहती है। राष्ट्रपति महोदय को लगा कि अच्छा काम कर रहे हैं, चलने देते हैं, सो इनकी बढ़ती चली जाती है पोस्टिंग इन द सेंस कि जो इनकी पदावधि है, टेन्योर है,
कार्यकाल है वो बढ़ता रहता है। और जैसे ही उनको लगता है कि नहीं भैया ये फिट नहीं बैठ रहा है सिस्टम में, इनको चेंज करना चाहिए, तो वो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इनको किसी भी समय पे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हटाया जा सकता है, याद रखिएगा। उन्हें हटाने के लिए संविधान में कोई ऐसी प्रक्रिया भी नहीं है, याद रखिए, कि जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए है या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया है ना, महाभियोग जैसी। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है यहाँ पे महान्यायवादी को हटाने की, संविधान में लिखी ही नहीं है। तो कोई ऐसी बाध्यता भी नहीं है कि नहीं नहीं इनको हटाने के कोई ग्राउंड बेसिस आपको चाहिए ही है ना, जब चाहे वो इनको हटाए सकते हैं राष्ट्रपति महोदय। बहुत बढ़िया। महान्यायवादी को पारिश्रमिक की बात करें तो इनके वेतन भत्ते की बात कर लें तो भाई ऐसा कोई पारिश्रमिक भी नहीं बताया है संविधान में कि कितना पैसा मिलेगा, क्या सैलरी होगी, क्या वेतन भत्ते होंगे, कुछ नहीं लिखा है। मतलब जब इनको पारिश्रमिक दिया ही नहीं जाता, दिया जाता है, ऐसा नहीं कि फ्री में कोई काम करा रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय जितना पारिश्रमिक इनका तय कर दें उतना इनको दिया जाता है। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि लगभग सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनको सैलरी दी जाती है, क्योंकि उसी के समकक्ष पद है ना भाई, तो उसी के आसपास की सैलरी इनको बनती है, दी जाती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा क्या होता है कि बस कुछ लिमिटेशंस ऐसी हो जाती हैं कि ये अगर मान लीजिए महान्यायवादी हैं, अब चूंकि वकील तो हो ही आप और बड़े वकील हो, तो बहुत सारे लोग अप्रोच करेंगे आपको कि भैया हमारा केस भी लड़ लो, हमारा केस भी लड़ लो। तो जब तक आप ड्यूरेशन में महान्यायवादी हैं आप अपोजिशन वाला केस नहीं लड़ सकते। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने भारत सरकार के खिलाफ केस किया हो तो आप वो उस व्यक्ति का केस नहीं लड़ोगे, आप भारत सरकार का ही केस लड़ोगे। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप नहीं कर सकते, बाकी दिक्कत परेशानी ज़्यादा है नहीं। देख लेते हैं कर्तव्य और कार्य में। महान्यायवादी के कर्तव्य और कार्य क्या क्या है। सबसे पहले तो कानूनी जितने भी मामले हैं, भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देने का कार्य कौन करेंगे, यही महोदय करते हैं, महान्यायवादी महोदय। पूरा का पूरा सलाह मशवरा का काम ये करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा जो भी चीजें इनको दी जाए, सौंपी जाए, उसमें भी ये कार्य करेंगे, है ना, न्याय से संबंधित, कानून से संबंधित, हर कुछ नहीं। राष्ट्रपति द्वारा भेजे आवंटित किए गए कानूनी चरित्र के अन्य कर्तव्यों का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही साथ संविधान के द्वारा अन्य कानून जो भी वर्णित किए गए हैं, उन्हें सौंपे गए हैं, उनको भी निर्वाहित करते रहेंगे। इनमें सरकारी कर्तव्यों के निष्पादन में इनको क्या करना होगा, विधि अधिकारी है ये, तो भाई साहब भारत सरकार का पक्ष इनको रखना होता है, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मामले भारत सरकार के खिलाफ हैं उन सब में ये सरकार का पक्ष रखेंगे, सरकार के वकील कहलाते हैं। ठीक है, जहां भी भारत सरकार को किसी कानूनी सहायता की सलाह की जरूरत होती है वहां पर ये अपनी राय देंगे सरकार को। बस बात ये है, ऐसा नहीं है कि हम राय दे रहे हैं तो तुमको माननी ही पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ पा रहे हैं ना, राय दी है, सलाह दी है, सलाह मानो ना मानो ये अधिकार किनका है, उनका ही है जिनको आपने ये सलाह दी है। आप थोप नहीं सकते अपनी राय को किसी पे। ठीक है, सलाह देनी, सलाह मांगी है आपसे तो आप दीजिए उसको, ऐसा नहीं कि आप हम अगर देंगे तो मानना ही पड़ेगा, ये नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अधिकारों की बात करें तो ये अपने कर्तव्यों के निष्पादन में भारत के राज्य क्षेत्र के सारे न्यायालयों में जा सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं, संसद के दोनों सदनों में जा सकते हैं, संयुक्त बैठक की कार्यवाही में भी जाने का इनको अधिकार है। बस यहाँ पे क्या है, ये वोट नहीं देते कभी भी। वोट का क्यों भाई, वो तो सदस्य देते हैं ना, ये सदस्य थोड़ी हैं, ये तो अपनी कार्यवाही के लिए जा रहे हैं वहाँ पे, तो इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। बाकी आप हर जगह जा सकते हो, है ना, संसद में जा सकते हो, राज्यों के विधानमंडल जो है, विधान मंडल्स, उनमें भी आप जा सकते हो, विधान परिषद, विधानसभा इत्यादि में भी। ठीक है, संसद की किसी भी समिति में जा सकते हैं जिनमें सदस्य के रूप में उनको नामांकित किया गया हो, उनको वहां पर बोलने का भी अधिकार है, भाग लेने का भी अधिकार, अगेन वोटिंग वगैरह नहीं। विशेषाधिकार प्रतिरक्षाओं को इनको दिया जाता है, जो किसको दी जाती हैं, संसद के सदस्य के लिए उपलब्ध होती हैं, वो सारी की सारी चीजें इनको वहां पे उपलब्ध कराई जाती हैं अगर वो किसी विशेष समिति के मेंबर हैं तो। इनकी सीमाएं क्या हैं, ये क्या क्या नहीं कर सकते, याद रखिए। ये सबसे पहली चीज तो हमने डिस्कस कर लिया, सलाह मांगा जाता है आपसे, किस पे, कानूनी चीजों पे, तो सलाह तो देना है आपको, लेकिन यहां पर अपनी राय को ये भारत सरकार के ऊपर थोप नहीं सकते कि भैया हमने दी है तो मानो, ये इनकी लिमिटेशन है ना। इसके अलावा भारत सरकार की अनुमति के बिना, क्योंकि भारत सरकार के वकील हो तो अनुमति तो भारत सरकार की लगेगी, भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में आरोपियों का बचाव नहीं करेंगे।
अगर भारत सरकार बोले कि भैया इस व्यक्ति को क्या करना है, इसका बचाव करना है, भारत मान लो किसी दूसरे देश ने भारत के किसी व्यक्ति को पकड़ लिया और उस पर केस अपराधियों का लगा है ना, तो ऐसी कंडीशन में अब उस व्यक्ति के खिलाफ क्या है कि भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए यही जाएंगे। तो उस अपराधी को बचाना है, नहीं बचाना है, कि क्या करना है, इस पे सारी चीज़ें ये भारत सरकार पे रहती है। तो आपको उस हिसाब से काम करना है। वह सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कंपनी में निर्देशक के रूप में नियुक्ति को नहीं स्वीकार करेंगे जब तक वो महान्यायवादी, मैं कह रहा हूँ आपसे, वो सरकारी वकील हैं, आप प्राइवेट फर्म में नहीं जा सकते। समझ रहे हैं ना, कि किसी प्राइवेट व्यक्ति के आप क्या करने लग जाओ, उनकी वकील बन जाओ, उनकी तरफ से पक्ष रखने लग जाओ, तो ये नहीं कर सकते आप। ये लिमिटेशंस है आपकी यहाँ, बाकी कोई समस्या है नहीं। ठीक है, चलिए, महान्यायवादी को निजी कानूनी अभ्यास करने, मतलब अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो, तो प्रैक्टिस नहीं रोकने का मतलब ऐसा नहीं कि आप भाई महान्यायवादी बन गए तो अपनी प्रैक्टिस बंद कर दो। क्यों? क्योंकि आप ऑफिशियली तो हमको रखे नहीं हो, हमारा कोई टेन्योर निश्चित है क्या? हमारा कोई कार्यकाल तो है नहीं कि 5 साल तक के लिए महान्यायवादी हो, पता चले कल ही हटा दो आप मेरे को। तो हम प्रैक्टिस बंद नहीं करेंगे। ठीक है, और कोई हमको ऐसी सैलरी का प्रावधान भी नहीं है, नियमित सैलरी का, है ना। जब काम करते हैं उसका पैसा मिलता है, इसके अलावा पैसा मिलता नहीं है। मान लो काम नहीं हो तो हमको पैसा नहीं मिलेगा, तो हमको जीवन यापन तो करना है, तो प्राइवेट प्रैक्टिस वो अपनी बंद नहीं करते। ठीक है, तो निजी कानूनी अभ्यास से इनको वंचित नहीं किया जा सकता, है ना। सरकारी कर्मचारी, चूंकि ये नहीं है ना सरकारी कर्मचारी, क्योंकि उन्हें निश्चित वेतन भी नहीं दिया जाता, भुगतान का नहीं किया जाता, तो इनका राष्ट्रपति ही पारिश्रमिक निर्धारित करते हैं। तो कुछ कुछ इनको क्या किया हुआ है, दी हुई है, छूट भी दी हुई है कि प्राइवेट प्रैक्टिस वगैरह आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। चले, इसके साथ ये आपका समाप्त हो जाता है क्या, महान्यायवादी। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पोस्ट है जिसपे हमें डिस्कस करना है, हम अकाउंट्स की बात करने वाले हैं। जी हाँ, कैग की बात करेंगे, हालांकि वो लास्ट में ही है 148-51 में, लेकिन हम यहीं उस पर डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे ताकि वो भी आपको पूरी जानकारी लग जाए। वो भी बहुत महत्वपूर्ण पद है ना। जैसे अटॉर्नी जनरल महत्वपूर्ण है, वैसे कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी इंपॉर्टेंट पद है। तो अगले वीडियो में हम उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि पूरी जीएस की तैयारी आपकी यहीं इसी चैनल पर हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद।